मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। इसके पहले सिज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनमें हम लोग नेचर, कंसेप्ट, सिम्टम्स, कारण और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सारे की बातों में हम लोग सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग इसका अंतिम रूप देने जा रहे हैं और वो है ट्रीटमेंट ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। आइए देखिए सिज़ोफ्रेनिया किसे कहते हैं। मीनिंग ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया इज़ अ ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिस्टर्बेंसेस इन थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। यानी कि एक तरह का जटिल प्रकार का मानसिक रोग है जो कि जिसके चलते व्यक्ति का मेजर जो डिस्टर्बेंस होता है उनके पर्सनैलिटी में, जो पर्सनैलिटी विक्षिप्त हो जाती है, उसमें उनका चिंतन, उनका संवेग और उनका व्यवहार प्रभावित होता है। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग इन विच आइडियाज़ आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड। उनका जो थिंकिंग होता है, चिंतन जो होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है और किसी भी तरह से कोई अर्थ उसका नहीं निकल पाता, इसीलिए इसको लॉजिकली रिलेट कहते हैं कि आइडियाज़ आर नॉट लॉजिकली रिलेटेड, यानी कि बिल्कुल अर्थहीन बातें और चिंतन वे लोग कर पाते हैं। फॉल्टी परसेप्शन, उनका परसेप्शन भी बहुत गलत होता है क्योंकि किसी भी नॉर्मल व्यक्ति किसी चीज़ का सही परसेप्शन कर पाता है, परंतु इनका परसेप्शन फॉल्टी होता है। अटेंशन भी नहीं हो पाता है सही। बिज़ारे डिस्टर्बेंस इन मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्टिविटीज़ भी इन लोगों का चाहे तो बहुत ही शांत रहते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरह का एंड फ्लैट और इनअप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट, और जो इफ़ेक्ट उनको जो सही सिचुएशन में जिस तरह का सही बिहेवियर अपेक्षित है समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो उन लोग नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनका जो इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के चलते वे लोग अपने इमोशंस को सही तरीक़ा से नहीं प्रदर्शित कर पाते हैं। तो इतने सारे इनमें ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं जिसको हमने पहले भी डिटेल में आपको बताया है। ट्रीटमेंट ऑफ सिज़ोफ्रेनिया के बारे में हम बतलाएं तो ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी। ट्रीटमेंट इज़ यूजुअली लाइफ लॉन्ग एंड ऑफन इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन, साइकोथेरेपी एंड कोऑर्डिनेटेड स्पेशलिटी केयर सर्विसेज। इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपको हम ये बतला दें कि पिछले समय में 20वीं सदी की बात हम कहते हैं, उस समय सिज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। जब किसी व्यक्ति को सिज़ोफ्रेनिया होता था तो अस्पताल के किसी एक वार्ड को सिज़ोफ्रेनिक वार्ड बना दिया जाता था और वहाँ सिर्फ़ उनकी सुरक्षा और देख-रेख ही होती थी, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता था। नतीजा ये था कि उसका कोई भी प्रभावी प्रभाव उनके अंदर जो इफ़ेक्ट देखना चाहिए ट्रीटमेंट का, वो नहीं दिख पाता था और व्यक्ति सही नहीं हो पाता था, उनका रोग में कोई सुधार नहीं हो पाता था। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने, शरीर शास्त्रियों ने कुछ ऐसे ट्रीटमेंट को लागू किया जिससे उनको काफ़ी हद तक सही किया जा सकता था। द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद सिज़ोफ्रेनिया इज़ एंटीसाइकोटिक एजेंट्स। यानी कि सबसे पहले लोगों ने मेडिकेशन का रूप लिया क्योंकि दवा खाने के बाद ही इन लोगों को कुछ हद तक कंट्रोल में रखा जा सकता था। आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रीटमेंट टेक्निक्स इनकी क्या-क्या हैं। मेजरली इनके तीन टेक्निक्स होते हैं। एंटीसाइकोटिक ड्रग, जो कि अभी हमने आपको बतलाया, साइकोथेरेपी और कम्युनिटी अप्रोच। एक-एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या होता है? एंटीसाइकोटिक ड्रग जो है वो जो साइकोसिस यानी मेजर मेंटल डिजीज़ को के लक्षणों को दूर करने के लिए जिन ड्रग्स का, जिन मेडिकेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको दूर करने के लिए उसको कहते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो इसमें 1950 वाले डिकेड में जो सिज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण पाए जाते थे लोगों में, तो उसमें मनोविकलता के जो उपचार की एक नई क्रांति आई और इस नई क्रांति में सबसे पहले जो मेडिसिन का प्रयोग किया गया वो था क्लोरप्रोमज़ाइन, जो सबसे पहला औषधि था। और इसमें एंटीहिस्टामिन ड्रग समूह का ये है एक, और इसका खोज होने के बाद कई अन्य तरह की साइकोटिक ड्रग्स का आविष्कार हुआ जिसका मनोविकलता के उपचार में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। और इसमें क्या होता है कि इसमें इन्हें एक साथ न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहा जाता है क्योंकि इनके लेने से रोगी में जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वह न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के लक्षण के समान होता है, इसलिए इसको न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहा जाता है। इसमें क्या है, ये सभी सिज़ोफ्रेनिया विरोधी औषध जो होते हैं उसको कहते हैं डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, कि बढ़ी हुई क्रियाओं को कम कर देता है। ये सारे जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर के जितने भी लक्षण होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उनको वो
दूर करने की कोशिश करता है। और ख़ासकर टाइप ए जो सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन टाइप 2 जो होता है सिज़ोफ्रेनिया उसमें नेगेटिव सिम्पटम्स अधिक होते हैं। उसके रोगियों के लिए ये दवा कोई ख़ास फ़ायदेमंद नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि जितने भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनका साइड इफ़ेक्ट होता है, और इसमें क्या है कि उसका प्रभाव गलत तरीके से पड़ता है। वो औषधि का प्रभाव व्यक्ति में गलत तरीके से पड़ता है और उसमें अनडिज़ायरेबल जो सिम्पटम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इन प्रभाव में एक्स्ट्रा पैरामेडिकल इफ़ेक्ट भी कहा जाता है, उसमें देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि मोटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसमें निर्धारित होते हैं अधिकतर। तो उसमें सबसे पहले है पार्किंसोनियन सिम्पटम्स। इसमें क्या होता है कि इसमें रोगी जितने भी मसल्स में उनके मसल्स में गंभीर और निरंतर कंपन होता है, जैसे कि कांपता है बॉडी, जर्क करता है, और रिजिडिटी भी देखने को मिलती है, और बहुत धीरे धीरे वो लोग चल पाता है, और पैरों को घसीटता एक तरह से, चल पाने में उनको कठिनाई होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये सब तरह का जो लक्षण होता है वो उसका साइड इफ़ेक्ट के रूप में देख सकते हैं हम लोग। दूसरा है डिस्टोनिया। इसमें क्या होता है, रोगी के जो मसल्स होते हैं उसमें इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन होता है, जिससे उनका चेहरा, गर्दन, जीभ, पीठ में अजीब तरह का अनकंट्रोलेबल मूवमेंट्स होता है। जैसे गर्दन हिल रहा है तो गर्दन हिलता जा रहा है एक डायरेक्शन में, हाथ हिल रहा है तो हाथ हिलता जा रहा है। लोग सोचते हैं कि एक तरह का टिक्स है, एक तरह का ये बिहेवियर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये उसका दवा का प्रभाव होता है। नेक्स्ट है एकैथीसिया। इसमें इसका साइड इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में घबराहट होती है, और उसमें डिस्कम्फर्ट, व्यक्ति जो है, जो पेशेंट है, वो डिस्कम्फर्ट महसूस करता है। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इसमें रोगी एक गंभीर और जानलेवा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, जिसमें कि बुखार कभी कभी हो सकता है, कभी कभी रिजिडिटी हो जाती है, मसल्स में रिजिडिटी भी हो जाती है, और इसमें ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन भी हम कभी कभी देखते हैं। तो इस तरह की जो लक्षण होते हैं वो एंटीसाइकोटिक ड्रग लेने के बाद किसी किसी पेशेंट्स में देखने को आता है। नेक्स्ट है टार्डाइव डिस्काइनेसिया। इसमें क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है देरी से उत्पन्न होने वाला कोई भी डिज़ॉर्डर, यानी लेट अपीयरिंग मूवमेंट डिज़ॉर्डर। इसमें क्या होता है कि जो दवा लेने के जैसे बाकी सब जो सिम्टम्स होते हैं वो हफ़्ता 10 दिन के बाद देखने को मिलते हैं, परंतु इसमें कभी कभी 1 साल भी लग जाता है, और ये लक्षण उसमें व्यक्ति में देख पाते हैं हम लोग। इसमें रोगी के जीभ, मुंह, चेहरा, संपूर्ण शरीर में अब अनैच्छिक रूप से तड़पने या छटपटाने का संवेदन होता है, एज़ इफ़ कि कुछ बहुत अंदर में किसी तरह की कोई बेचैनी है, और वो लोग अपने आप को नॉर्मल नहीं महसूस कर पाते। तो इससे ये होता है कि जितने भी इस तरह का जो ड्रग्स होता है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, और इसके चलते कभी कभी उसको फिर उसके विरोध में कोई और दवा देने का ज़रूरत पड़ जाता है। लेकिन फिर भी कितना भी साइड इफ़ेक्ट हो या जो भी हो, इसमें हम लोग जब तक प्रयोग नहीं करते हैं तब तक सिज़ोफ्रेनिया का लक्षण दूर नहीं हो पाता। इसलिए साइकोटिक ड्रग जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी तो किसी भी मनोदैहिक या रोग का एक बहुत ही ख़ास ट्रीटमेंट है, जिसमें कि हम 3 इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे: इनसाइट थेरेपी, सोशल थेरेपी और फैमिली थेरेपी। इनसाइट थेरेपी में क्या होता है कि इसमें जो उपचार में विभिन्न प्रकार के सूझ चिकित्साओं का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी सूझ देने का प्रयत्न करते हैं। सूझ चिकित्सा में चिकित्सक रोगी के विश्वास को जीतकर तथा उससे एक बहुत अच्छा संबंध विकसित करता है, जैसे एक रैपो अच्छा बना लेता है, और उनके लक्षणों की गंभीरता को बहुत दूर तक, बहुत हद तक कम करने में सफल होते देखे गए हैं। क्योंकि एक तरह का जब रैपो इस्टेब्लिश हो जाता है चिकित्सक और रोगी के बीच में, तो काफ़ी कुछ उसे समझा कर भी उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। दूसरा है सोशल थेरेपी। सोशल थेरेपी यानी कि इन लोगों का जो सिज़ोफ्रेनिया के रोगी होते हैं, हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है इन बातों को, कि उन लोग का सोशल एडजस्टमेंट बहुत ही पुअर होता है। यानी उनका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, उनका कॉग्निटिव स्किल्स, उनका सेल्फ केयर, उनका ये सब जितनी भी बातें हैं जो सोशल डेवलपमेंट या सोशल एडजस्टमेंट से रिलेटेड हैं, वो सब बहुत ही
प्रॉब्लमेटिक होती है और विघटित होती है। तो उन लोगों में हम लोग सोशल थेरेपी इस तरह से यूज़ करते हैं कि उन्हें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए किया जाता है, जिसमें कि नए और अधिक समाज योगी या एडजस्टिव इंटरपर्सनल बिहेवियर जो उनके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह का इंटरपर्सनल बिहेवियर हम लोग एक दूसरे के प्रति रख सकते हैं, और जिसमें कि बहुत सारी ऐसी बातें जैसे वॉइस वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, पिच कैसा होना चाहिए, आई कांटेक्ट करके हम बात करें, और बिहेवियरल ट्रेनिंग मेथड को उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशल थेरेपी में व्यक्ति को सोशली एडजस्ट करने के विभिन्न तरीके बतलाए जाते हैं ताकि वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट होता है फैमिली थेरेपी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सिजोफ्रेनिया का इलाज होता है और जब व्यक्ति वापस अपने घर को जाता है तो घर में उसको ऐसा माहौल मिलना चाहिए, भाई बहन, माता पिता, पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, जो भी हैं घर में, सभी से एक ऐसा प्रेम और ऐसा सहयोग और ऐसी सहानुभूति उन्हें उससे मिलनी चाहिए ताकि उसका जो रोग का लक्षण है वो पुनः नहीं फिर से वापस रिबाउंड बैक नहीं हो सके। तो इसलिए इस तरह की बातें देखी जाती हैं। इस तरह की चिकित्सा में क्या होता है कि सामान्यतः परिवार के सदस्यों को सिजोफ्रेनिया के बारे में पर्याप्त गाइडेंस देना पड़ता है, ट्रेनिंग देना पड़ता है। उसके बाद विशेष रूप से उनको शिक्षित करना होता है और उनको एम्पैथेटिक होना, यानी परानुभूति इसको हम कहते हैं। एम्पैथेटिक होना यानी कि जो पेशेंट है उसके प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना होता है, उनकी प्रॉब्लम को समझना होता है। इससे परिवार के सभी सदस्यगण अपने अपने जो भी डिज़ायर्ड जो उनका जो रोल होना चाहिए वो रोल में उन लोग सही कर पाते हैं, और उनको इस तरह के शिक्षा को हम लोग साइको एजुकेशन भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि उसमें वो लोग जान जाते हैं फैमिली के मेंबर्स कि उनका सिजोफ्रेनिया का नेचर क्या होता है, उसका डायग्नोसिस क्या होता है, भविष्य में क्या करने से फिर पुनः ये रोग नहीं उत्पन्न हो सकता है। ये सारी बातों की जानकारी उनको मिलती है और उन्हें पेशेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना है इसकी भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है कि व्यक्ति में एक तरह का कॉन्फिडेंस भी डेवलप करता है और वो सारी बातें जो हैं वो उनसे लक्षण धीरे धीरे करके दूर हो जाता है। थर्ड है कम्युनिटी अप्रोच। कम्युनिटी अप्रोच में हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे इसके अंतर्गत पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसमें पूरे सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे समाज को भी एकजुट होकर इस तरह के रोगियों के साथ वैसे पेश आना होगा, और या कुछ ऐसे हम लोग समाज ने ऐसा संस्था, ऐसे घरों का उत्पादन किया, ऐसे बनाया है ताकि लोग वहाँ पर जाकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और सही सही उनका ट्रीटमेंट हो सके। तो सबसे पहले है कोऑर्डिनेटेड सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि जितने भी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर, इसकी स्थापना की गई है पहले, और उसमें ये रोगियों को उसमें रखा जाता है, उनका देखभाल किया जाता है और उनको सही ढंग से रोगी का व्यवहार और उसके इमोशंस को गाइड किया जाता है ताकि वो सार्थक ढंग से अपने इन सभी अपनी क्रियाओं को सही रूप से कर पाएँ। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें व्यक्तियों जो रोगी होते हैं उनको एंटी साइकोटिक ड्रग दिया जाता है और उसको लक्षण को दूर करने के लिए, तथा उन्हें एक लघुकालीन अस्पताल, जिसको कि शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन हम कहते हैं, उसमें उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ कुछ हफ्ता के लिए व्यक्ति रहता है, जैसे सीवियरिटी होता है बीमारी की, जितना सीवियर है बीमारी उसी हिसाब से उन्हें उतने लंबे समय तक अस्पताल में रखा जाता है, फिर उन्हें घर वापस भेज दिया जाता है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन। दूसरा नेक्स्ट है पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन। पार्शियल का अर्थ ही है आंशिक, यानी कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसको मॉस्को में ये शुरू हुआ था और इसमें कम्युनिटी ट्रीटमेंट प्रोग्राम के तहत इन्हें रखा जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है और फिर थोड़े जैसे कि डे सेंटर में रख के दिन भर के लिए फिर घर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही पेशेंट्स होते हैं सिजोफ्रेनिया की जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस रोग उनको नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा विघटित पर्सनैलिटी नहीं है, इसलिए जिन्हें कम सिम्टम्स जिनके अंदर होते हैं वैसे सिजोफ्रेनिक पेशेंट्स को यहाँ डे केयर या डे हॉस्पिटल में रखा जाता है।
उसको कहते हैं हम लोग पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन। नेक्स्ट है ये हाफ वे हाउसेस। हाफ वे हाउसेस का ये तात्पर्य है कि एक ऐसा आवास होता है जिसमें मानसिक रोगियों को रखा जाता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें परिवार में वे भी अकेले नहीं रह सकते क्योंकि उनको कंटिन्यूअस उनको मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो इसलिए उसमें क्या होता है कि जो पैरा प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उनकी मदद और उपचार के लिए वहाँ पर रहते हैं, वैसे हाफ वे हाउसेज़ में। और वहाँ पर जो भी उनके संवेग को, उनके दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को, हर चीज़ का मार्गदर्शन, उनके व्यवहार का मार्गदर्शन, सब कुछ किया जाता है। उनको शिक्षण दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनकी हर समस्याओं को समझने की कोशिश की जाती है और उनके साथ एक बहुत ही ये सिंपैथेटिक बिहेवियर सबका रहता है और इस तरह से उन लोग अपने आप को एडजस्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, यानी कि इन्हें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बतलाया था, इनमें इंटेलिजेंस की कमी नहीं होती है। हाँ, ये बात अलग है कि जब उनको लक्षण जब उनके अंदर उत्पन्न होते हैं तो उनके इंटेलिजेंस में कुछ कमी आती है, उनके कंसंट्रेशन में कमी आती है, उनके सोच में विघटन होता है, परंतु उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कम नहीं होता। तो इसमें इनको क्या करना होता है, इनको स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है, पेशेवर प्रशिक्षक के द्वारा उनको दी जाती है और उनका इंटरेस्ट देखा जाता है कि किस तरह का उसको इंटरेस्ट है और प्रॉपर सुपरविज़न में उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और इससे क्या होता है कि वो अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, उनका आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता है और वो सामाजिक कौशल की क्षमता भी उनमें मजबूत हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अन्य लोगों के समान हम भी कुछ काम कर रहे हैं और हम भी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक संतोष होता है, बहुत बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी रोगी के लिए। तो इस तरह से ये इतने सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम लोग सिज़ोफ्रेनिया को ट्रीट कर सकते हैं। कंक्लूजन के तौर पर हम लोग कह सकते हैं द न्यूएस्ट मेडिकेशन फॉर सिज़ोफ्रेनिया इज़ ल्यूमाट्रिप्टोन प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रासेल्युलर थेरेपीज़। आजकल सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जा रहा है, लेटेस्ट। द सेफेस्ट ड्रग आर क्लोज़ापाइन एंड ओलानज़ापाइन। They have a safest therapeutic effect, while the side effect of न्यूट्रोपीनिया जो हमने पहले बतलाया था मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय ब्लड कंट्रोल्स डन वीकली। हर सप्ताह 10 दिन पर इसका ब्लड टेस्ट किया जाता है ताकि देखा जाए कि इसमें किसी तरह का न्यूट्रोपीनिया का कोई प्रभाव तो नहीं देखा सिम्टम्स आ रहा है रोगी पर। इफ़ सिज़ोफ्रेनिया हैज़ रिमिटेड एंड इफ़ पेशेंट शो अ गुड कंप्लायंस द एडवर्स इफेक्ट कैन बी कंट्रोल्ड। तो अगर वो सिज़ोफ्रेनिया के लक्षण दूर होते दिखाई देते हैं तो काफ़ी हद तक इनके इस एडवर्स इफ़ेक्ट को भी कंट्रोल में रखकर दवा का प्रयोग किया जा सकता है। करेंटली देर इज़ नो क्योर फॉर सिज़ोफ्रेनिया बट द इलनेस कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड एंड मैनेज्ड। ऐसी बातें 100% इसका प्रोग्नोसिस नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी इस बीमारी के लक्षणों को काफ़ी हद तक हम लोग ट्रीट भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं ताकि वो व्यक्ति अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में रह सके। द की इज़ टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड गेट द राइट ट्रीटमेंट, इवन दे कैन एन्जॉय अ फुलफिलिंग एंड मीनिंगफुल लाइफ। तो यदि उनको थोड़ा सपोर्ट, थोड़ा परिवार का, थोड़ा मेडिकेशन का, थोड़ा समाज का अगर सपोर्ट मिल जाए तो और सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो ऐसे रोगियों को काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है और उनके लक्षणों को दूर किया जा सकता है ताकि वे लोग अपना एक अच्छा मीनिंगफुल लाइफ लीड कर सकें। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर किसी तरह का कोई क्वेरी होगा तो निश्चित रूप से आप मैसेज बॉक्स में डाल दें और मैं उसका उत्तर ज़रूर दूँगी। धन्यवाद।